हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो उत्तराखंड देवभूमि के जन जन की आवाज बन चुका है और जनता के मन की आवाज बन चुका है। लेकिन मुद्दे पे चर्चा करने से पहले ये 4 लाइनें हैं जो उस मुद्दे को प्रदर्शित करेंगी। ये 4 लाइनें इस प्रकार हैं। दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन यह भी कर न सका, दुर्योधन यह भी कर न सका। इसके बाद क्या हुआ वह सर्व विदित है, इसके बाद जो हुआ वह सर्व विदित है। महाभारत का वही संग्राम, महाभारत का वही संग्राम जिसके लिए भगवान कृष्ण ने पहले ही चेताया था और कहा था, फणसीस नाग का डोलेगा, फणसीस नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी ना जैसा होगा, फिर कभी ना जैसा होगा। जब भी रण युद्ध हुए हैं, जब भी मैदान सजे हैं, तो उसकी रूपरेखा जमीन से ही तैयार हुई है और जमीनों ने ही रण युद्धों को अग्रसर किया है। और आज एक बहुत बड़ा जमीन से संबंधित आंदोलन उत्तराखंड की जन जन से निकल रहा है, उत्तराखंड के जन के मन से निकल रहा है, और वो है उत्तराखंड भू कानून, उत्तराखंड मूल निवास कानून 1950। अपने अधिकार, अपने अधिकारों के संरक्षण, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के बचाने के लिए उत्तराखंड की जनता आज देहरादून से शुरू करने जा रही है इतिहास का सर्वश्रेष्ठ आंदोलन, भू आंदोलन। लेकिन इससे क्यों ये आंदोलन हो रहा है, आखिरकार क्या है ये भू कानून, आखिरकार क्या है मूल निवास कानून, इसको आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत जल्दी से लाइक का बटन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों तक पहुंचाना होगा और बताना होगा कि आज हमें अपने अधिकार क्या क्यों चाहिए, क्या जरूरी है भू कानून, क्या होता है मूल निवास कानून। तो इसके लिए चलते हैं पहले इतिहास से। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने से पहले 1946 से संविधान का काम शुरू हो गया था, संविधान बनना शुरू हो गया था। तो संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने पहले ही उनके मन में ये था कि जो पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, उनके मन की पीड़ा जो था वो संविधान के निर्माताओं ने समझा। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो एक अनुच्छेद था जो कि 371, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों के संरक्षण में, इन 2 राज्यों के विकास में, इन 2 राज्यों के तकनीकी विकास के लिए एक विशेष इन दोनों राज्यों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 371 में। फिर जो 371 जो था, समय समय के साथ इसमें बदलाव होता गया और सबसे पहले 371 में ए जोड़ा गया जिसमें नागालैंड, फिर 371 में बी जोड़ा गया असम, फिर 371 में सी जोड़ा गया मणिपुर, 371 में डी जोड़ा गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371 में एफ जोड़ा गया सिक्किम, 371 में जी जोड़ा गया मिजोरम, 371 में एच जोड़ा गया अरुणाचल, आई जोड़ा गया गोवा और जे जोड़ा गया कर्नाटक। तो 371 जो आर्टिकल बनाया गया, ये सभी राज्यों को इसमें शामिल किया गया समय समय के साथ। और इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल इसलिए किया गया कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पर्वतीय राज्य हैं, वहां पर रह रहे लोग जो वहां पर रहेंगे, उन लोगों को उनका अधिकार मिले, उन लोगों को वहां पर उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति का संरक्षण हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समय समय, सबसे पहले 26 जनवरी को ये विशेष 371 बना दिया था, लेकिन समय समय के साथ इसमें बदलाव होता गया और धीरे धीरे करके इनमें राज्यों में शामिल किया गया। दोस्तों, फिर हिमाचल भूमि सुधार अधिनियम
एक नया राज्य, एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो दोस्तों उसके बाद हिमालय राज्य, एक और नए राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश लेकर आया हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1972। और ये इतना महत्वपूर्ण भूमि अधिनियम रहा, भूमि कानून रहा, जिसके अंतर्गत एक धारा थी 118, सेक्शन 118। इस धारा 118 में यह शामिल किया गया कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति, मतलब बाहरी राज्य के व्यक्ति जो है यहां पर जमीन नहीं ले सकता है, न हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति ने जमीन बेच सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर कोई जमीन ले सकेगा यहां पर, तो वो सरकार की अनुमति से ले सकता है, और उसमें 500 मीटर स्क्वायर, मतलब 500 वर्ग मीटर तक की जमीन वहां पर मिल सकती थी। अब दोस्तों इसी क्रम में एक और हिमालय राज्य की स्थापना की मांग उठने लगी। उत्तराखंड देवभूमि, जो उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य का हिस्सा था, और जहां पर दूर दराज गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक ऐसी समस्याओं से उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र जूझ रहा था, जिसके लिए 1990 में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने एक जबरदस्त आंदोलन के माध्यम से अलग राज्य की मांग शुरू की। लेकिन उनकी मांग के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि उत्तराखंड में जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जो उत्तराखंड की जमीन में लोग रहते हैं, उनको उनके जमीन का अधिकार, उनको उनके संस्कृति, उनकी परंपरा के संवर्धन का अधिकार प्राप्त हो। 9 नवंबर 2000 को देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश एक नया राज्य मिला, और अनेक सपनों को लेकर के हमारे अनेक उत्तराखंड आंदोलनकारियों की शहादत, उनके बलिदान से एक नया राज्य बना, उत्तराखंड बना, देवभूमि बना। 2002 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार एक मजबूत भूकानून व्यवस्था लेकर आई थी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था, जो पुराना उत्तर प्रदेश का कानून था, और इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड में जो 1960 वाला जो कानून था उत्तराखंड में, जिसे कि कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं। तो कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन कानून 1960 एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था 1950, इन दोनों में संशोधन करते हुए नारायण दत्त तिवारी जी ने एक कानून बनाया। इसमें कहा कि उत्तराखंड में कोई भी गैर कृषक जो है वो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता है। मतलब अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन लेना चाहता है तो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। 2008 में हमारे तत्कालीन सीएम थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, उन्होंने इसी में बदलाव किया, और उन्होंने उत्तराखंड में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेगा तो 250 मीटर स्क्वायर तक वो जमीन ले सकता है। लेकिन इस कानून की, इस सुधार में एक सबसे बड़ी आलोचना ये रही, एक सबसे बड़ी कमी रही कि नगर पालिका, नगर पंचायतों में यह कानून लागू नहीं होगा। मतलब यह है कि ये जो संशोधन किए जा रहे हैं, ये संशोधन हमारे कहां पर लागू नहीं होगा? नगर पंचायत, नगर पालिका में। ये सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंतर्गत, भू कानून के अंतर्गत ये बहुत बड़ी आलोचनात्मक बात रही। आगे चलकर 6 अक्टूबर 2018 ये काला दिवस रहा उत्तराखंड का। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था 1950 थी, उसी में संशोधन किया गया और एक धारा 154(2) जोड़ दिया गया। धारा 154(2) के अंतर्गत त्रिवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा संशोधन किया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में जमीन लेना चाहता है तो अधिकतम ले सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकता है। और इसी में उन्होंने एक धारा 143A 143A भी जोड़ दिया है, और 143A के अंतर्गत ये हो गया है कि कोई कृषि भूमि को उपयोगी भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो एग्रीकल्चर, जो कृषि वाली भूमि है, उसको उपयोग करने के लिए उद्योग भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है या रहने वाली भूमि में कन्वर्ट
किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा वो काला दिवस रहा। आगे चलकर धामी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक मजबूत भू कानून हमें नहीं मिल पाया। और आज देहरादून का पूरा जन जन आज इतना भव्य बड़ा आंदोलन हो रहा है, रणयुद्ध सज चुका है, क्योंकि हमें अनुच्छेद 371 जैसा मजबूत कानून चाहिए। हमें 371 का हिस्सा बनना है। हमें 1950 वाला ऐसा कानून चाहिए कि हमारे यहाँ पर न कोई जमीन बहाल बेच सके, न कोई यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जमीन ले सके। और उससे यह होगा कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बची रहेगी। उससे यह होगा कि हम पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं, हमें अपना अधिकार मिलेगा, हमें यहाँ पे नौकरी मिलेगी, हमें यहाँ पे संसाधनों का उपयोग करने के लिए मिलेगा, और हमारी जमीन हमारे लिए होगा। जो करेंगे हम करेंगे, और हम अपनी जमीन को बचा पाएंगे, अपने पूर्वजों को, अपने आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर पाएंगे, हजारों लाखों सपनों को साकार कर पाएंगे, दूर दराज पहाड़ों में निवास करने वाले व्यक्ति का सपनों को साकार कर पाएंगे। अगर आज हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। ये था उत्तराखंड भू कानून। क्यों मूल निवास की मांग हो रही है? मूल निवास आज आपको पता होगा कि हम जो उत्तराखंड में रह रहे हैं वो मूल निवास नहीं बना सकते हैं। उत्तराखंड में मूल निवास खत्म हो चुका है। स्थायी निवास एक नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और स्थायी निवास अगर कोई व्यक्ति बाहर से आज भी आ जाता है तो एक हफ्ते और उसका स्थायी निवास बन जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हमने अनेकों सपने लेकर के नए राज्य की मांग देखी थी। अनेक हमारे आंदोलनकारियों ने शहादत हासिल करी थी, बलिदान दिया था, अपने खून से सींचा है एक नए राज्य को, लेकिन हमें क्या मिला है ये आप जग जाहिर है। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस तरह से हमारी जमीन का उपयोग किया है। दोस्तों, आज यही है कि हम चाहते हैं कि भू कानून आए, हम चाहते हैं कि मूल निवास कानून आए, हम चाहते हैं कि धारा 371 हमारे लिए भी हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, और ज्यादा ज्यादा इतना शेयर कीजिएगा ताकि हर आम युवा जो इस समय तैयारी कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकार तक ये बात पहुंचे कि शिक्षित युवा भी अपने पहाड़ की पीड़ा को समझ रहा है, इस पहाड़ की मिट्टी की पीड़ा को समझ रहा है, इस पहाड़ की पानी की पीड़ा को समझ रहा है, उस बुजुर्ग पीड़ा को समझ रहा है जो दूर दराज गांव में बैठा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको लगा होगा किस तरह से उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों ने शोषण किया है और आज क्या होना चाहिए। आज अगर हम सोए रहे तो जिंदगी भर सोए रहेंगे, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।